नमस्कार बच्चों, आज लाइव क्लासेस का दूसरा दिन हम आपके सामने लेकर आए हैं। कल जहां तक की क्लास हुई थी उससे आगे कल 50 क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया था। आज उससे आगे शुरू किया जाएगा। कल आपको 50 क्वेश्चन की जानकारी यहाँ तक दी गई थी। इससे आगे आज हम बताएंगे और आप लोग का समय हो चुका है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द कॉपी, किताब, पेन लेकर के बैठ जाएं शांति से और शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये जो हम वीडियो आप लोगों को हम अपने माध्यम से भेज रहे हैं, इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, तो हम चाहते हैं अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। इन्हीं सब के मद्देनज़र रखते हुए हम ये आपके लिए काम किए हैं, तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे नोट करें, याद करें, रिवीजन करें। जैसा आपको कोई हम बताते हैं, अगर कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एक वीडियो है, इसको हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब लिख सकते हैं, तो सावधान, ये वीडियो आज रात्रि के 12 बजे के बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। फिर इसे बाद में रिकवर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसलिए इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे पहले जो हम आपको वीडियो भेजे होंगे वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, डिलीट हो गया होगा। तो आइए इन सभी जानकारी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्वेश्चन आपका है, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? पहला ऑप्शन है धातु के क्लोराइड प्लस जल, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, धातु एवं क्लोरीन गैस, धातु के हाइड्रोक्साइड एवं जल। तो जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर ए होगा, यानी धातु के क्लोराइड प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, यानी चमकने वाला है? ऐसा अधातु का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो चमकने वाला हो। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आंसर आपका होगा डी, यानी ब्रोमीन। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अधातु चमकीला है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ब्रोमीन। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का। अब आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है कुचालक है, दूसरा ऑप्शन अर्धचालक है, तीसरा ऑप्शन सुचालक है, और चौथा चालक और कुचालक दोनों। तो आपका आंसर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सी, यानी आपका आंसर होगा सुचालक है। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कहता धातु के बर्तन, आप जिस बर्तन में खाना बनाते हैं वो एक धातु से बना हुआ है। ये एल्युमिनियम का हो, कांसा का हो, पीतल का हो, लोहा हो, स्टील हो, ये एक धातु से बना हुआ बर्तन है। और इसे आप जब आग पर चढ़ाते हैं तो वो हीट होता है, क्योंकि आप पूरे बर्तन में आग नहीं, बर्तन के एक जगह आग लगाते हैं नीचे में, तो वो पूरे बर्तन हीट होता है। इसका मतलब है कि वो बर्तन जो है ऊष्मा का सुचालक कर रहा है, यानी चारों ओर फैला रहा है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कैल्शियम और मैग्नीशियम
Cl और Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है। और गैस कौन सा हो सकता है? जी हाँ, वो गैस कौन सा हो सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए इस चार ऑप्शन में से कोई एक। वो है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चार में आपका आंसर होगा ए, यानी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप देख रहे हैं आपको चार ऑप्शन मिला हुआ है। पहला सोना, दूसरा लेड, तीसरा सिल्वर, चौथा पोटेशियम। तो आपका जवाब पोटेशियम होगा। तो अगर आपसे बच्चे पूछा जाए कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या जवाब होगा? पोटेशियम। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी पानी की तरह, तेल की तरह, दूध की तरह पाई जाती है? ये आपसे बताना है, जिसमें चार ऑप्शन आपको मिला हुआ है, सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, आंसर होगा डी, यानी मरकरी। यानी आपसे अगर पूछा जाए बच्चों कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप जवाब दीजिएगा मरकरी। बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, सिल्वर और गोल्ड, यानी सिल्वर फॉर चांदी और गोल्ड फॉर सोना। सिल्वर और गोल्ड यानी सोना और चांदी, धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी इसका जो है पहचान किस प्रकार किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा। तो आपका जवाब होना चाहिए ए, विद्युत अपघटन द्वारा। क्या होगा जवाब बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, विद्युत अपघटन द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 58, सक्रियता श्रेणी के नीचे, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का, छोटी तुम इधर उधर देख रही हो, ध्यान से देखो, अपने आँखों को स्क्रीन पर ही टिकाए रखिए। इधर उधर करने से आपका जो है सक्रियता भंग होगी और आपसे भूल हो जाएगी, इसलिए इधर ध्यान दीजिए। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ऑप्शन है, धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, दूसरा ऑप्शन है धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया से, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, चौथा धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर। तो आपका जवाब होगा ए, धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 59, सक्रियता श्रेणी के माध्यम में, सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए बी, यानी धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। क्वेश्चन नंबर 60, यह है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर ए होगा, यानी ब्रोमीन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा? ब्रोमीन। अब अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आपको 4 है। पहला कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो आप जवाब दे सकते हैं ए यानी कैल्शियम। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। शुद्ध रूप में धातु की सतह, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई धातु शुद्ध रूप में है तो उसका सतह चमकदार है, यानी चमकने की बात कर रही है, तो वो किस गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धात्विक चमक, दूसरा ऑप्शन है आघातवर्ध्यता, तीसरा ऑप्शन है धातु की चालकता और चौथा धातु की सक्रियता। तो जैसा आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, आंसर होगा ए यानी धात्विक चमक। क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारंद है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारंद है तो इसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन पारंद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अम्लगम, चौथा आयरन मिश्र धातु। तो आपका आंसर सी होगा, अम्लगम। अब क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ तक आप लोग बच्चे बहुत अच्छा से सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपका जो ये 64 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना ना भूलें। 64 नंबर क्वेश्चन है, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन 4, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो आपका आंसर होगा 4 यानी कॉपर। अब अगला क्वेश्चन 65, पीतल है। आपसे पूछ रहा कि पीतल क्या है? 4 ऑप्शन है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आंसर सी यानी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 66, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? पहला सल्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा फेरस सल्फाइड और चौथा कॉपर सल्फेट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आंसर होगा ए यानी सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? पहला 3%, 4%, 5%, 2%। जैसा आपका स्क्रीन पर आंसर बता रहा है, आंसर होगा डी यानी 2%। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से कॉपर का अयस्क कौन हो सकते हैं? निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्यूप्राइट, बॉक्साइट, सिनाबार, कैलामाइन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा है, क्यूप्राइट। क्वेश्चन नंबर 69, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? पहला ग्रेफाइट, दूसरा कॉपर, तीसरा हीरा, चौथा सल्फर। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर होगा ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? ग्रेफाइट, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, आयनिक यौगिक के गलनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? जवाब देना है। उच्च होते हैं,
या निम्न होते हैं, या ना उच्च होता है ना निम्न होता है, यानी सामान्य होते हैं, या ये में से कोई नहीं। तो जैसा आपको आंसर दिख रहा होगा ए यानी उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं बच्चे? जी बिल्कुल सही, उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रेफाइट कार्बन का एक स्वरूप है जो ग्रेफाइट कार्बन का एक स्वरूप है जो मुलायम है, कठोर है, द्रव्य है, गैस है। तो जवाब आपका क्या होगा? मुलायम है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो मुलायम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ये जाना पहचाना क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों ऐसा ही आंसर बिना देखे हुए बता दीजिएगा। क्या आभूषण बनाने वाला सोना होता है? क्या 24 कैरेट? जी नहीं, बिल्कुल गलत। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, जैसा कि आप आंसर में देख रहे होंगे, ए यानी 22 कैरेट। अब क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? पहला ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, मेलिब्जिडम। तो आपका आंसर होगा ए यानी सोडियम। तो आपसे पूछेगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? सोडियम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? ध्यान से सुनिएगा, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है लाल फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सल्फर, चौथा आयोडीन। बहुत ही नया क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत समय लगा है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। आपसे जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है कि कौन सा धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, तो बच्चों क्या बताइएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन 75, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र का मतलब होता है तांबा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जवाब होगा क्या? पहला ऑप्शन पीतल, दूसरा ऑप्शन कांसा, तीसरा सोल्डर, चौथा ड्यूरालुमीन। तो आपका आंसर होगा कांसा। 76, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सी यानी द्रव्य। द्रव अवस्था में ब्रोमीन धातु होती है। कौन सी अवस्था में ब्रोमीन अधातु होती है? द्रव अवस्था में। जी हाँ बच्चों, थोड़ा आवाज़ कम करो। पूरी बोर्ड बस नहीं। हाँ हो गई। अगला क्वेश्चन 77, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह आपका जवाब पहला है सोनोरस है, चालक है, तन्य है, आघात वर्ध्य है। तो आपको पता है आंसर क्या होगा? सोनोरस है। अगला क्वेश्चन 78, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो आपका जवाब होगा सोल्डर। सोल्डर क्या है बच्चों? जो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक में तार को जोड़ने के लिए जो सोल्डिंग हम सब करते हैं, सोल्डिंग आयरन के माध्यम से, उसको हम सोल्डर कहते हैं। और जिसको बनाने का काम सीसा और टीन मिश्र धातु को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि सोल्डर किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? सीसा और टीन। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? सोल्डर। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है?
तो पहला ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो जैसा कि आप आंसर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लिथियम। तो किससे चाकू से आसानी से जग काटा जा सकता है? लिथियम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 80, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? तो पहला सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और मैग्नीशियम। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 81, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन है सिलिका क्या है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आपको पता चल रहा है आंसर होगा सी यानी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 82 का क्वेश्चन है, सीना बार किसका अयस्क है? सीना बार किसका अयस्क है, यानी सीना बार से क्या बनाया जाता है? पहला ऑप्शन जस्ता, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा पारद, चौथा कैल्शियम। तो जैसा आपने देख रहे होंगे आंसर पारद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? बच्चों ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो आपका जवाब क्या होगा? CaCl2। आगे क्वेश्चन नंबर 84, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तो जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो आपका आंसर होगा सी यानी जिंक की परत चढ़ाकर। जैसा आपको बता रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन अर्थात जो लोहे का बना हुआ कोई बर्तन जिस पर आप व्यंजन बनाते हैं, तो अगर उसे जंग लगने से बचाना है तो हमें क्या करेंगे? तो आप सोचते होंगे पेंट लगाकर, अगर पेंट हम उस पर चढ़ाते हैं फिर अगर उसको आग पर चढ़ाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमारे भोजन को खराब कर देगा। इसलिए अगर उसको जंग लगने से बचाना है तो उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। तो समझ गए होंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पहला मैग्नीशियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा सोडियम, चौथा सल्फर। तो आप देख रहे होंगे आपका आंसर होगा सी यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 86, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? तो ऑप्शन है पारे में घुली धातु, सोडियम युक्त मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, पारे का एक यौगिक। तो आपका आंसर होगा ए पारे में घुली धातु। क्वेश्चन नंबर 87, जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क हैं। तो पहला ऑप्शन है सीनाबार, दूसरा जिंक ब्लेड, तीसरा बॉक्साइट, चौथा सोडियम क्लोराइड। तो आपका आंसर होगा जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्राप्त होता है? सबसे पहला ऑप्शन जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, इनमें से किन्हीं के साथ नहीं। तो आपको आंसर होगा बालू के साथ। ग्रेफाइट क्या बच्चों, आप जिस पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल में जो काले रंग का होता है उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, और उसको बनाने के लिए एंथ्रासाइट कोयले को बालू के साथ मिलाकर अगर गर्म करते हैं तो हमें ग्रेफाइट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो पहला ऑप्शन है H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपका होगा गन। गन पाउडर के रूप में, जो गन आप पिस्तौल में जो गोली में जो पाउडर बना होता है उसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वो विस्फोट करता है, आवाज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, Fe, Cu, Ni, Sb। तो आपका जवाब होगा Sb। 91, सोडियम का एक अयस्क चिली सल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? तो आपका जवाब 4 ऑप्शन में होना चाहिए। पहला भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, तमिलनाडु में, झारखंड में। तो आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद क्वेश्चन 92, शुद्ध सोना। शुद्ध सोना जवाब है 22 कैरेट का होता है, 23 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, 16 कैरेट का होता है। तो बच्चों आप बिल्कुल जानते होंगे इसे भली भांति, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 93, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के पहला ऑप्शन कम चालक है, दूसरा सबसे अच्छे चालक है, तीसरा अचालक है, चौथा इनमें से अच्छे कुचालक है। तो आपका आंसर बी होगा, यानी सबसे अच्छे चालक हैं। क्वेश्चन 94, लेड उष्मा का, लेड उष्मा का अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा ए, यानी अचालक है। यानी लेड जो है उष्मा का अचालक है, उसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन 95, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? पहला सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दूसरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तीसरा सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो आपका जवाब आंसर दिख रहा होगा, ए होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। क्वेश्चन 96, Mg, Al, Zn और Fe अर्थात मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस के संबंध में अभिक्रियाशील के क्रम होंगे। पहला Al ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Zn, Zn ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Mg और Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आंसर सी, Mg, Al, Zn, Fe। क्वेश्चन 97, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? पहला ऑप्शन, यह दुर्बल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल अवकारक है, यह दुर्बल अवकारक है। तो जवाब आपका होगा बी, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन 98, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? पहला, टीन की अपेक्षा जिंक महंगी है, दूसरा, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, चौथा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर आंसर सी होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 99, MgCl2 यौगिक का गलनांक, MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना है ये आपसे पूछ रहा है। इसमें 850 कैलोरी, 981 कैलोरी, 1045 कैलोरी, 1074 कैलोरी है। तो इसमें से आपका जवाब होगा बी, यानी 981 के यानी कैलोरी। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो, तो इस प्रकार से बच्चे आपका ये क्लास समाप्त होता है और इसे अच्छी तरीक़ा से अपने नोटबुक में नोट करें, याद करें और हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।
इसी तरह हम फिर कल हाजिर होंगे अगले विषय लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।